हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वीके गर्ग। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्विक रिवीजन मतलब जो भी फॉर्मूलाज आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उन सभी फॉर्मूलाज को लिखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिंपल फार्मूला तो नहीं है, बस वो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए, जो हमारे कंपटीशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं +1 +2 में जिसमें हमें कहता है कि ये एक मोशन है, कोई सिस्टम है, उसमें टाइम पीरियड फाइंड करो। तो टाइम पीरियड का जब भी क्वेश्चन आता है दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू एसएचएम। तो कैसे एसएचएम प्रूव करते हैं? जब भी हम उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करेंगे तो जो नेट फोर्स होती है वो एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है और उसकी मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पर आता है के, तो इसे हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। इसे आप क्या कह सकते हैं बेटा? फोर्स कांस्टेंट। ओके, तो फोर्स कांस्टेंट हमारे पास आ गया है। फिर आप देखें, फोर्स को लिखा जा सकता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन के एक्स इधर आ गया है। तो ये हमारे पास एस एच एम की इक्वेशन बन जाती है, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एस एच एम। तो इस इक्वेशन को आप अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसी इक्वेशन भी दी जाती है। इसके दो फॉर्मेट हैं। राइट साइड पे आप देख सकते हैं जीरो भी हो सकता है, इसका मतलब मीन पोजीशन x इज इक्वल टू जीरो पे होगी। बट अगर राइट साइड पे कांस्टेंट c है, देन इसका मतलब है मीन पोजीशन x इक्वल टू जीरो पे नहीं है। याद रखना है ये कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वेरिएबल होगा तो एसएचएम की इक्वेशन नहीं है, अगर ये कांस्टेंट है तो ये एसएचएम की इक्वेशन है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मीन पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं? मीन पोजीशन फाइंड करने का तरीका होता है हमारे पास सिंपली, मीन पोजीशन पे क्या होता है? व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। जब एक्सेलरेशन ये वाली टर्म जीरो होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी? सी एक्स की वैल्यू cm/k, तो वो हमारे पास हो जाती है मीन पोजीशन। ये डिफरेंशियल फॉर्म किस लिए इंपॉर्टेंट है? अगर आप x का कोफिशिएंट देखेंगे तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। इससे जैसे ही, देखिए इसका फायदा क्या है, जैसे ही आपको कोई सिस्टम दिया गया है आप फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं, फोर्स की इक्वेशन से आपके पास k आता है, उससे डिवाइड करेंगे m आ जाएगा। k/m आने के बाद आप सीधा सीधा एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद टाइम पीरियड लिखना बड़ा ही आसान है, बिकॉज यू ऑल नो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो इन दिस वे यू कैन राइट द टाइम पीरियड। आई होप आप लोगों को वो याद आ गया हो। आपने काफ़ी केस +1 +2 में इसके ऊपर बेसर स्टडी किए होंगे। अब हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे पहली प्रॉब्लम है फ्लूइड मैकेनिक्स में से। फ्लूइड मैकेनिक्स में ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने देखा होगा, जिसमें वो कहता है कि एक ब्लॉक हाइट h का फ्लोट कर रहा है लिक्विड में और इसका टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड जब आप लिखते हैं तो वो कुछ ऐसी फॉर्म में नहीं आता है। 2π रूट में जो होती है वो होती है डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू हाइट। जब आप देखते हैं कि ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है? हाइट ऑफ द फ्लोटिंग ब्लॉक इनसाइड द लिक्विड। तो सिंपली आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, जिसे याद रखना काफ़ी आसान है, 2π√h हाइट इनसाइड डिवाइड बाय जी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट हैं जिसमें कुछ रूट L/g m/k इस तरीके के टाइम पीरियड के फॉर्मूलाज बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर आपको बच्चों ये भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप चाहें तो वीडियो को कहीं पे भी पॉज करके साथ साथ में आप अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, फिर अगर हम देखें तो फिर हमारे पास है टनल इन द अर्थ। इस केस का अगर हम नाम लिखें तो क्या है? टनल इन अर्थ प्रॉब्लम। ओके, अगर हम, पहली बात तो ये है कि जो टाइम पीरियड है, अगर हम टनल में किसी पॉइंट को रिलीज करें, कहीं से भी रिलीज कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो पार्टिकल इस टनल में एसएचएम परफॉर्म करता है। वो पार्टिकल इस टनल में एसएचएम परफॉर्म करता है। जब वो एसएचएम परफॉर्म करेगा तो वो टनल की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। तीनों ही केसेस में टाइम पीरियड सेम रहता है। टनल सेंटर से पास करे तब भी, सेंटर से पास ना करे तब भी। इस ये थर्ड केस में अक्सर बच्चों को एक स्पेशल डाउट रहता है।
बच्चों को लगता है कि ये तो हॉरिजॉन्टल है, जाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो सेंटर की तरफ लगती है, ये आप सबको पता है। तो ये एसएचएम परफॉर्म करेगा क्योंकि इस फोर्स का एक कंपोनेंट इसे इस तरफ मूव कराता है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। टनल की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता और टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है। तो इसकी वैल्यू होती है 2 पाई रूट r/g। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ बेटा। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आपने काफी बार लिखी है, ग्रेविटेशन में सैटेलाइट के मोशन के लिए भी लिखते हैं। तो ये होगा 84.6 मिनट विच इज 1.4 आवर्स। यही वैल्यू हम फिर से देखेंगे थोड़ी देर के बाद इसी एसएचएम में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। कंपटीशन में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था वो, कि अगर आपके पास टनल के एक एंड से आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, टनल के एक एंड पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, ए पॉइंट पे छोड़ा, मान लो यहाँ पर टनल है, तो बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में है, आप देख सकते हैं। तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा बेटा, जितना टाइम पीरियड था। टाइम पीरियड क्या होता है, ए से बी तक जाएगा, बी से ए तक आएगा। यस, यही टाइम पीरियड होता है। तो ए से बी जाने में टाइम कितना लगता है, t/2। तो आप सीधा सीधा लिख सकते थे 42.3 मिनट, अगर आपको ये डाटा याद होगा। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूलाज हैं फ्लूइड का और टनल का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कंपटीशन में काफ़ी बार इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर अगर हम देखें तो ये फ्लूइड का ही फिर से क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या है, कैपिलरीज है। यू ट्यूब कैपिलरी का क्वेश्चन आता है। यू ट्यूब कैपिलरी अगर हमें स्टैंडर्ड गिवन है तो उसकी हम विड्थ क्या लेते हैं बेटा, 0। उसकी ये विड्थ हम 0 लेंगे, सिर्फ हाइट मैटर करेगी। टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट h/g। ओके, जब आप इसको फोर्स से ड्राइव करते हैं तो टोटल मास जो ऑसिलेट करता है वो ये वाला होता है, जो इस कैपिलरी में कंप्लीटली फिल्ड है। ऐसे ही जब दूसरे केस में जाते हैं तो मास अब क्या होगा बेटा, ये सारा मास जो ऑसिलेट करेगा वो आएगा। जब हम टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें मास से डिवाइड करते हैं ना बेटा, तो ये सारा मास उसमें आता है। तो इस केस में टाइम पीरियड हमारे पास हो जाता है 2 पाई रूट 2h+L/2g। ये आपको याद रखना है। अगर कैपिलरी इंक्लाइंड हो तो ये होता है h/g sin अल्फा sin बीटा। ये सारे फॉर्मूले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ड्राइव किए होंगे। ओके, तो ये थे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद आती हैं बेटा इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये इक्वेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होनी चाहिए। अगर हम देखें तो जो डिफरेंशियल फॉर्म हमने लिखी थी उसे डबल इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास x जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन आती है x = a sin ωt+5। ओके, तो जब मैं इसे स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ करता हूं तो x = 0 को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं, जहां पर नेट फोर्स क्या हो, 0। ओके, दिस इज द कंडीशन ऑफ मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन वो होती है जहां पर वेलोसिटी 0 हो जाए, इसके बाद पार्टिकल नहीं जा सकता। इसके बाद अगर इधर देखें तो नहीं जा सकता, तो वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी की इक्वेशन आती है। आपको कॉस का रिलेशन साइन से डिफरेंशिएट करके भी पता होना चाहिए। बट जो न्यूमेरिकल बेटा आप लोगों से पूछे जाते हैं वो अक्सर इस इक्वेशन के बेस पे पूछे जाते हैं। v = ω√a² - x²। काफी बार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जा चुका है, तो आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। अब देखें तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी बेटा, आप देख सकते हैं x = 0 पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो यू कैन से कि एट मीन पोजीशन स्पीड इज मैक्सिमम। ओके, एट एक्सट्रीम पोजीशन हम पहले ही लिख चुके हैं, वेलोसिटी इज 0। तो एट मीन एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज 0। देन आफ्टरवर्ड बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन कैसे आएगा आपके पास, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट करके, जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके यू कैन ऑब्टेन एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। a = -ω²x। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर चेक करें जहाँ से इक्वेशन स्टार्ट हुई थी, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन है और ये ω²। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं बेटा, a = -ω²x
यही इक्वेशन हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं और ड्राइव करते हैं। एक्सेलेरेशन की बात करें तो एक्सेलेरेशन कहाँ पर मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा और मेन पोजीशन पे एक्सेलेरेशन 0 होगा। ये पोजीशंस याद रखना जरूरी है, सम टाइम क्वेश्चन में इसी तरीके से दिया जाता है, एट अ पोजीशन वेयर एक्सेलेरेशन इज मैक्सिमम। तो आपको पता होना चाहिए एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहा है। ओके, क्वेश्चन में पूछता है कि टाइम कितना लगेगा फ्रॉम फॉर अ पार्टिकल टू मूव फ्रॉम अ पोजीशन एट विच वेलोसिटी इज मैक्सिमम टू द पोजीशन एट विच एक्सेलेरेशन इज मैक्सिमम। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मेन पोजीशन, एक्सेलेरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। देन आफ्टरवर्ड हम बात करते हैं अनदर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, दैट इज एनर्जी। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर पार्टिकल कोई एसएचएम में है तो हमें पहली बात ये पता होनी चाहिए एसएचएम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। फॉर एन एसएचएम को जब हम डिफाइन करते हैं कि इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन फॉर विच टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो ये हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है जिसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। बट इसके जो बाकी दो पार्ट हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों ही वेरिएबल होते हैं। तो आप हाफ एम बी स्क्वायर लिखेंगे तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनता है, हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो कुछ इस तरीके का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात देखनी है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ कॉस स्क्वायर। और जब हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो दिस मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी है दिस इज 2 टाइम्स ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये हमें याद रखना होता है कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में भी ऐसा ही है, साइन स्क्वायर है उसको भी 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज अगेन 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्स वी ए, किसी की भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो टोटल एनर्जी है ये कांस्टेंट है, तो अगर आप देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, टाइम पीरियड हो जाएगा इन्फिनिटी। इसको मैं फिर से लिखूंगा आगे आने वाली स्लाइड्स में, बट अभी के लिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था। अगर हम देखें ग्राफ्स, ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कंपटीशन में। एक्स, अगर हमने ये ग्राफ किसके लिए लिए हैं, व्हेन phi is taken as 0, phi is taken as 0 means I am writing for x is equal to a sin omega t. I am drawing these graphs for x is equal to a sin omega t. साइन ग्राफ हमने x के लिए ड्रॉ किया तो v बन जाएगा cos। डेफिनेटली आप लिख सकते हैं v क्या बन जाएगा बेटा, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास v ग्राफ है, कॉस की कर्व t 0 पे मैक्सिमम से स्टार्ट होती है। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो साइन का ग्राफ विद नेगेटिव साइन, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ बन जाता है। ओके, तो ये सारी बातें हम लोगों को याद रखनी है। फिर आते हैं हमारे पास ग्राफ्स। इसके ऊपर बेस्ड कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आया था कंपटीशन में, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ भी आप देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है, वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या है, वी स्क्वायर। तो जो वी कॉस का जो ग्राफ था उसको स्क्वायर कर देना है बेटा। स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ग्राफ ड्रॉ होता है जो आप लोगों के सामने है। बट यहाँ पर मुझे लगता है मैंने छोटी सी गड़बड़ की है। ये जो ग्राफ आना चाहिए, दिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ओके, एंड दिस ग्राफ इज फॉर काइनेटिक एनर्जी। समझना है, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर। तो जो साइन का ग्राफ था उसको स्क्वायर करना है, यानी कि उसकी नेगेटिव टर्म को भी पॉजिटिव कर देना है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। जो काइनेटिक एनर्जी थी, दिस इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस। तो कॉस का जो ग्राफ था उसकी नेगेटिव, जो नेगेटिव होता है ना कॉस में, इधर इसको हमने ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, कॉस का ग्राफ बन जाएगा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, चीज़ों को समझना है। देखिए अभी मैंने छोटी सी गलती यहाँ की थी, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इसी तरीके से ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ग्राफ किसके लिए सही है। तो अभी
वहां पर लिखने में गलती हुई, बट कंसेप्ट जब हम देखते हैं तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी साइन के प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर के। तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफ बनेंगे। टाइम पीरियड की बात करें तो आप देखें टाइम पीरियड कितने टाइम के बाद पोटेंशियल एनर्जी अपने आप को रिपीट करेगी, T/2। काइनेटिक एनर्जी भी अपने आप को कितने टाइम के बाद रिपीट कर रही है, T/2 टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है। तो टाइम पीरियड फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स T/2, फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल। अब आता है हमारे पास कंपटीशन का क्वेश्चन इस एनर्जी में। फिर से आपके पास चार ऑप्शन होती हैं, आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना होता है। तो अगर हम देखें करेक्ट ऑप्शन K+U, कहता K काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड T/2, पोटेंशियल एनर्जी का T/2, इनके डिफरेंस डिफरेंस का भी टाइम पीरियड कितना होता है, T/2। बट व्हाट अबाउट द एडिशन, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसका टाइम पीरियड होता है इन्फिनिटी। ये आपको ध्यान रखना है। काइनेटिक एनर्जी का T/2, पोटेंशियल एनर्जी का T/2, बट इनके डिफरेंस का भी T/2 है एंड सम का कितना है, इंफिनिटी। ये एक डिफरेंस है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। फिर ये जो ग्राफ थे दीज आर वर्सेस टाइम। अब हम देखते हैं द ग्राफ्स वर्सेस एक्स। तो v वर्सेस एक्स, v का फॉर्मूला हम लिखेंगे तो उसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है। अगर आप देखें तो ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, बट अगर ओमेगा 1 हो तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो इस तरीके से एलिप्स की डायग्राम बनाई जाती है। कंपटीशन में जब ये ग्राफ आता है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते हैं तो सिर्फ ये वाला पार्ट आता है बेटा, ऊपर वाला, सिर्फ ये वाला पार्ट भी आपको दिया जा सकता है। तो कोई टेंशन नहीं है, वो आधा ग्राफ आपको दिखा सकता है। तो इसमें बिल्कुल नहीं घबराना है, बस आपको याद रखना है बी और एक्स में ग्राफ कुछ इस तरीके का एलिप्स होता है। अगर आप देखें एक्सेलरेशन एंड एक्स, ये क्या है, ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है विद नेगेटिव स्लोप, आपको पता होगा। एनर्जी का ग्राफ, ये आप ग्राफ वर्क पर एनर्जी में भी देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी तो पैराबोलिक डाउनवर्ड, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, मीन पे जीरो तो पैराबोलिकली अपवर्ड, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हमारे पास ग्राफ आप लोगों को याद होगा, ये दोनों पैराबोलिक। इस ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, इस बात को याद रखना, क्योंकि एसएचएफ में जब क्वेश्चन बनते हैं तो वो पॉइंट इनडायरेक्टली देता है। तो आपको कह सकता है द पोजीशन एट विच काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। तो पोजीशन कितनी होगी बेटा, ±a/√2। इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई हों। अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में, एसएचएम के बारे में। हमने देखा कि ये x0 से ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये आप लोगों को पता ही है। मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कैसे कितना टाइम लगता है, बस मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको याद होने चाहिए। ये जो आप शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखनी है। तो आपको पता है मीन से एक्सट्रीम जाने में T/4 लगता है, एक्सट्रीम से मीन आने में भी T/4 लगता है, मीन से एक्सट्रीम जाने में फिर T/4, तो T/4 टाइम लगता है। अब इसमें जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ये a/2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज़ किया जाता है। a/2 तक जाने का टाइम है T/12 और यहाँ पर T/6। ओके, इसे याद रखना है। डिस्टेंस बराबर है दोनों साइड, a/2, बट यहाँ पर मेन पोजीशन के अबाउट वेलोसिटी ज़्यादा होती है। आपको कैसे याद रखना है, T/6 इधर है या इधर है, तो आपको कैसे याद रखना है, मेन पोजीशन के अबाउट वेलोसिटी ज़्यादा है। वेलोसिटी ज़्यादा है तो सेम डिस्टेंस के लिए टाइम कम लगेगा। तो मेन पोजीशन के अबाउट टाइम क्या है, कम फॉर द सेम डिस्टेंस। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। थर्ड केस a/√2 के लिए है, टाइम दोनों बराबर लगेंगे, T/8। ओके, तो a/√2 के लिए हमारे पास हो गया है। फिर अगर हम देखें तो इसी का थर्ड केस आता है √3a/2। वेरी रेयरली, कभी कभार इसके ऊपर कोई एक आधा क्वेश्चन आपको मिलता है। तो ये टाइम जो पहले T/6 था, T/12 था, वो T/6 हो जाता है, T/6 की जगह T/12 हो जाता है। तो ये जो आपके
आपके पास कुछ डाटा है, ये आपको याद रखना है। जितना याद रखेंगे उतना आसान होगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये सारी वैल्यूज डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन में यूज होती है। जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का क्वेश्चन आता है, पेंडुलम का क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये डाटा आपका डायरेक्टली यूज होता है। इसके बाद देखते हैं, अगर हम दो एसएचएम को ऐड करें तो क्या होगा। अगर हम यहाँ पर दो एसएचएम को, एक है ए साइन वन ओमेगा ओमेगा वन टी, दूसरा डी कॉस ओमेगा टू टी, इनको ऐड करते हैं तो क्या होता है। अगर ये दोनों ओमेगा वन ओमेगा टू के बराबर नहीं है तो जो ही इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो एसएचएम नहीं होता। बट अगर ओमेगा वन और ओमेगा टू बराबर हैं तो जो रिजल्टेंट बनता है वो भी एसएचएम है। तो हमने इस तरीके से लिखा, जब ये स्पेशल इक्वेशन है जिसमें एक टर्म साइन है दूसरी कॉस है और कोई भी प्लस माइनस ओमेगा या कोई एंगल नहीं दिया हुआ, तो एम्पलीट्यूड होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट अगर हमारे पास दोनों में से किसी एक के साथ कोई एंगल दिया हो या दोनों के साथ एंगल दिया हो, तो एम्पलीट्यूड होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। बिल्कुल जो वेक्टर वाला फॉर्मूला है वही लगता है। डेल्टा फाई यहाँ पर फेज डिफरेंस है, किसी में से किसी को माइनस कर सकते हैं, उसका मॉडुलस लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इस तरीके से इस रिजल्ट को याद रखें। इस रिजल्ट में एक वेरी इंपॉर्टेंट केस आता है जिसमें एक कांस्टेंट होता है और दूसरा एक हमारे पास एसएचएम है। अगर एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ एसएचएम को ऐड करें तो क्या होगा बेटा, इस बात को समझना है। क्या होगा ये, इस बात का अगर हम देखें तो टी जीरो पे साइन की वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 0, मैक्सिमम वैल्यू +1। तो जो एक्स की वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, a माइनस बी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, a प्लस बी, और जब 0 होगा तो क्या होगा, a। तो अगर आप देखें ये एक्सट्रीम है, ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया बेटा, एम्पलीट्यूड आपके पास क्या होता है, b। ओके, और मेन पोजीशन कहाँ पर होती है, ए पे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमें मेन बताता है, और जो साइनसॉइडल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है वो हमें क्या बताता है, एम्पलीट्यूड। गेटिंग माय पॉइंट। फिर आपके पास आती है जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म जिसे हम कहते हैं फेजर। इसमें काफ़ी बच्चे दिक्कत फील करते हैं, बट ये बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको बड़ी क्विकली सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये नहीं पता इसके अलावा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं, बट उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। फेजर में क्या होता है कि जो एसएचएम है, वो एसएचएम क्या है कि जो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, उसकी अगर आप किसी एक डायमीटर के ऊपर प्रोजेक्शन लें तो उस प्रोजेक्शन का जो मोशन है दैट इज कॉल्ड एसएचएम। और उसकी इक्वेशन क्या होती है बेटा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। टी जीरो पे जो उसका एंगल है उसे फाइव कहते हैं, टी टाइम में ओमेगा टी घूमेगा, तो ये हमारे पास इसका जो सर्कल का रेडियस है उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारे पास ए है, इसकी प्रोजेक्शन अगर आप लोगे वर्टिकल पे तो वो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, हॉरिजॉन्टल पे लेंगे तो वो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। तो ये दोनों ही एसएचएम की इक्वेशन हमारे पास होती हैं। फेजर के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के ऊपर एक वीडियो बनाई, अगर आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, तो मैं डेफिनेटली उसमें फेजर के 2-3 क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोगों को करवाऊंगा। वो आप लोगों के कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। आप वीडियो देखने के बाद जो भी सजेशन मुझे भेजेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम नई वीडियो आपको बनाकर पोस्ट कर देंगे। क्लियर। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ एसएचएम। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एसएचएम सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सबसे कॉमन एसएचएम सिस्टम है जिसके बारे में हम कॉमनली जानते हैं। जब भी मैं एसएचएम कहता हूं तो दो ही प्रॉब्लम हमारे ध्यान में आती है, एक होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और दूसरा होता है पेंडुलम। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की खास बात क्या है बेटा, its time period is 2 pi root m by k। m is the mass of the block attached, mass oscillating, जो मास ऑसिलेट करेगा उसका मास, जो पहले अटैच था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें दो मास अटैच्ड होते हैं, एक को हटा देते हैं। तो जो मास अटैच्ड रहेगा, जो मास अटैच्ड रहेगा सिर्फ उसी की वजह से एसएचएम के टाइम पीरियड पे फर्क पड़ता है। ये जो टाइम पीरियड है जी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए
आपकी कोई भी ओरिएंटेशन हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या फिर इंक्लाइंड प्लेन पे हो, सभी केसेस में टाइम पीरियड क्या रहता है, सेम। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग आता है, अगर सीरीज में लगाएं तो के इक्वलेंट है 1/k1 प्लस 1/k2। पैरेलल में लगाएं तो के इक्वलेंट है k1 प्लस k2। पैरेलल का एक तो ये तो सबको समझ में आता है, ये पैरेलल है, बट ये वाला सिस्टम भी बेटा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसको आपको दिमाग में रखना है, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं मान लेना है। जब भी हमारे पास मल्टीपल स्प्रिंग होंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड जो बनेगा वो कितना बनेगा, 2 पाई रूट m/k इक्वलेंट। आप के इक्वलेंट फाइंड करेंगे, जो मास अटैच्ड है उसको पुट करेंगे, आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट निकल के आता है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है k, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो अगर मैं किसी स्प्रिंग को पार्ट्स में कट करूं तो मैं उस पार्ट्स का स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालता हूं, ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पार्ट इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द पार्ट, सेकंड पार्ट एंड सेकंड लेंथ। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूं, अगर मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए तो हम इन सब पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कुछ स्पेशल केसेस हैं। पहला स्पेशल केस है, अगर दो ब्लॉक लगे हों एक स्प्रिंग के साथ तो हमारे पास टाइम पीरियड बन जाता है 2 पाई रूट म्यू इज कॉल्ड, एक नाम दिया जाता है म्यू को, क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस मास m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंटर ऑफ मास चैप्टर में। ओके, देखेंगे हम उसको भी वेरी सून। इसके बाद एक स्पेशल केस, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया है, बट अक्सर बुक्स में लिखा होता है, तो कुछ हर्ज नहीं है इसे याद रखने का, आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगर स्प्रिंग का मास दिया हो तो उसका 1/3 पार्ट आप जो मास ऑसिलेट कर रहा है उसमें ऐड कर देते हैं। ये ड्राइव कर सकते हैं आप अगर एनर्जी मेथड लगाकर, वैसे तो क्लास में आपको ड्राइव कराया गया होगा। ओके, फिर ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछा जा चुका है। कहता है कि दो स्प्रिंग हैं k1 k2 अटैच किए गए हैं, उसके साथ ब्लॉक अटैच है, ब्लॉक का एम्पलीट्यूड है a, तो जो ये पॉइंट P है इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो अगर ये स्प्रिंग, दो स्प्रिंग लगे हुए हैं k1 k2 के, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 इंटू a। बट अगर एक सिंगल स्प्रिंग है और उसके ऊपर कोई पॉइंट P मार्क्ड है तो ये हमारे पास हो जाता है APL डिवाइड बाई, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर मैं इस साइड L1 लिख लूँ, इस साइड L2 लिख लूँ, तो क्या लिखा जा सकता है, L1 प्लस L2 इंटू A। तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है तो K2 और लेंथ दी है तो L1, इस बात का हमें ध्यान रखना है। वैसे ही अगर आपके पास ये एम्पलीट्यूड है, ऐसे ही आप चीजें वेलोसिटी के लिए लिख सकते हैं। अगर ब्लॉक की किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी v हो तो इस पॉइंट P की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे क्या होगी, L/L v होगी। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी भी लिख सकते हैं किसी पॉइंट P की जो स्प्रिंग के ऊपर लगा हुआ है। ओके, फिर एक स्पेशल केस अगर हम बात करें, ये एक प्रॉब्लम है, केस नहीं है। केस हम उसको बोलते हैं जिसके ऊपर काफ़ी वैरायटी क्वेश्चन की मिल सकती है। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है बेटा, जो आपको एज इट इज़ याद रखना है। तीन स्प्रिंग का सिस्टम आपको दिया जाता है, एक स्प्रिंग स्पेशली वर्टिकल होता है, वर्टिकल नहीं भी होगा तो एक स्प्रिंग ऐसा होगा जिसकी लेंथ के अलोंग आप डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ओके, जिसकी लेंथ के अलोंग आप लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं। बाकी दो स्प्रिंग के बीच में एंगल जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, थीटा थीटा। तो आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनता है √m/k 1+2 cos स्क्वायर थीटा। जो थीटा की वैल्यू प्रॉब्लम जो आपको बुक्स में मिलती हैं उसमें थीटा या तो 60 डिग्री होता है या फिर 45 डिग्री होता है, मीन्स ये टोटल एंगल 120 और 90 डिग्री हो सकता है। तो आप इसमें सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, वो तो आप कर ही लेंगे डेफिनेटली, तो आपके पास आंसर बन जाएगा। फिर कुछ ये वाले पुली और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है अपने एक्सपीरियंस में कि कुछ ऐसे भी कि हमारे पास क्लासेस जो कंपटीशन की तैयारी तो कराते हैं बट ये वाले क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस नहीं किए जाते। तो अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं तो आप बुक्स को रेफर करें, उसमें इसकी डिटेल में डेरिवेशंस दी होती हैं। जहाँ पर मैं क्विक रिवीजन बना रहा हूँ तो इसकी डेरिवेशन नहीं बताऊँगा।
आपको सिर्फ ये दो केसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इसका अगर आप याद रख सकते हैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लेते हैं, क्योंकि सिंपली कंपटीशन में इन दो केसेस के बारे में ही मेजरली पूछा जाता है। इसका एडवांस वर्जन भी आता है जिसमें पुली आइडियल नहीं होती। इन दोनों में तो पुली हमने क्या ली है बेटा, आइडियल। फिर ऐसा भी केस इसमें आता है जिसमें पुली आइडियल नहीं होती, उसका मास दिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होता है, तो वो उसका भी कुछ पार्ट यहाँ पर कंसीडर होता है। गेटिंग माई पॉइंट। बट वो क्वेश्चन आप स्पेशली कर सकते हैं। उन किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता दूं, वो एक डेरिवेशन है, कंसेप्ट है, वो आपको आना चाहिए। एनर्जी मेथड से मेनली हम उसे सॉल्व करते हैं। बट इसमें अगर आप देखें तो ये दो केस आप याद रख सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आपको इन दोनों के ऊपर बेस्ड मिल सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर एसएचएम। बिल्कुल सेम जैसे लीनियर एसएचएम में एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स था, फोर्स की जगह यहाँ आ गया टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह माइनस थीटा, जो कांस्टेंट था यहाँ पर आता है टॉर्क कांस्टेंट सी। फॉर्मूला मास की जगह रोटेशनल टर्म होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कांस्टेंट की जगह सी है। स्पेशल इसमें जो हमारे पास केस है वो है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई रूट L/G होता है। जो L है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। जो L है ये क्या होती है, लेंथ फ्रॉम द हिंज टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब। इस बात को ध्यान रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है भी। क्वेश्चन कैसे आता है कि एक जो लड़की है वो स्विंग ले रही थी, पहले सिटिंग पोजीशन में थी, एकदम खड़ी हो गई, तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? खड़े होने से सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, लेंथ कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। उस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये भी आता है कि एक बॉब है, लिक्विड से फिल्ड है, लिक्विड लीक कर रहा है, तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उन सभी केसेस में वो सिर्फ इसी बात के ऊपर फोकस कर रहा है कि जो एल है वो हिंज से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है। सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे होगा तो टाइम पे फर्क पड़ेगा। एक ये तो आप सबको याद ही होगा, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज 2 सेकेंड, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब ये जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है बेटा, दिस इज वैलिड फॉर ओनली व्हेन लेंथ इज वेरी वेरी मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ। जनरल फॉर्मूला क्या है, अगर लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल हो तो उसका फॉर्मूला है कुछ इस तरीके का, 1/G 1/L 1/R। अब इसमें अगर हम देखें तो L इज इक्वल टू R, अगर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर की लेंथ ले लें पेंडुलम की तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1 आवर। अगर लेंथ इनफाइनाइट हो, बहुत बड़ी हो, अर्थ ऑफ रेडियस से भी बड़ी है, तो इसका मैक्सिमम, इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्योंकि इन्फिनिटी से बड़ी लेंथ तो क्या ही होगी। तो दिस इज मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ओके, तो एज टी डिपेंड्स ऑन जी, फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा। ये मुझे लगता है आप लोगों को ध्यान में आ गया है, समझ में आ गया है सबको। अब हम आगे बढ़ें तो जो टाइम पीरियड है वो जी पे डिपेंड करता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात है, फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए, कुछ ज़्यादा ही राइटिंग खराब लिख दी मैंने यहाँ पर, है ना। फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम टाइम पीरियड क्या था बेटा, 2 पाई रूट M/K। ये जी पे डिपेंड नहीं करता था, बट ये जी पे डिपेंड करता है। ये मास पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जो बॉब का मास है उस पे डिपेंड नहीं करता, बट ये मास पे डिपेंड करता था। तो ये चीजों को ध्यान रखना है। जो मास ऑसिलेट कर रहा है उस पे टाइम पीरियड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में डिपेंड करता है, पेंडुलम का डिपेंड नहीं करता। बट पेंडुलम का टाइम पीरियड जी पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक जी पे डिपेंड नहीं करता। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको एक यहाँ पर अर्थ पे टाइम क्लॉक डिजाइन करना है और उसको मून पे यूज करना है, तो कौन सा लेंगे? सिंपली मून पे यूज करना है, जी चेंज होगी तो हम कौन सा अर्थ, अगर वो टाइम पीरियड देखें तो वो स्प्रिंग ब्लॉक के लिए सेम रहेगा मून पे, तो हम कौन सा यूज करेंगे, स्प्रिंग ब्लॉक टाइम पीरियड। जी इफेक्टिव पे बात करते हैं। अगर इस बॉब के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स लग रही हो तो हमारे पास जी इफेक्टिव हो जाती है जी प्लस एक्सटर्नल फोर्स बाय एम, इन दोनों का वेक्टर सम। इसको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है
तो स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगी बेटा। तो इस पेंडुलम के ऊपर जी भी नीचे की तरफ और स्यूडो फोर्स भी नीचे की तरफ, तो जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस ए। जी नीचे की तरफ, स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ, तो जी माइनस ए। हॉरिजॉन्टल होगा तो स्यूडो फोर्स इस तरफ लगेगी, एम जी इस तरफ लगेगा, तो 90 डिग्री पे आ गए, तो रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी एक स्पेशल केस है। लिक्विड में अगर किसी बॉब को सस्पेंड करें तो क्या होगा बेटा, नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लगता है बॉइंट फोर्स, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाता है हमारे पास, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, mg माइनस बॉइंट फोर्स डिवाइड बाय m। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, जी इफेक्टिव। तो जब आप इसे सॉर्ट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो आपके पास क्या बनता है, जी वन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ बॉब। अगर ये लिक्विड वाटर हो, अगर ये लिक्विड वाटर हो, तो जी इफेक्टिव को आप क्या लिख सकते हैं, वन माइनस, सॉरी, जी इफेक्टिव को आप लिख सकते हैं जी वन माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ बॉब। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ बॉब, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वन बाय रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉब, क्योंकि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज रिलेटिव डेंसिटी। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी बॉब की स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी दी है, उसे वाटर में डाला तो उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारे पास सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, मेजरली इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। फिर हमारे पास कुछ दो केस बचते हैं। एक बचता है हमारे पास कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑसिलेट करा दें, तो वो पेंडुलम की तरह अगर ऑसिलेट करेगा तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड पेंडुलम। फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड 2 पाई रूट आई बाय एम जी एल सी एम। जो आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज, और जो एल होता है दिस इज लेंथ बिटवीन हिंज एंड सेंटर ऑफ मास। हिंज से लेके सेंटर ऑफ मास तक की लेंथ को हम एल सी एम कहते हैं। ओके, सिंपल पेंडुलम के लिए भी यही फॉर्मूला होता है, जब हम ड्राइव करते हैं बस उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करते ही ये एल बाई जी की फॉर्म में रह जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो ये टाइम पीरियड मिनिमम कब होता है, ये कंपटीशन में पूछे जाने वाली बात है। कब होगा, जब ये जो इन हिंज और सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है ये किसके बराबर हो, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। अगर हिंज हमारे पास सेंटर ऑफ मास से के डिस्टेंस पे है, हिंज अगर हमारे पास के डिस्टेंस पे है, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो मिनिमम होगा। मिनिमम टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा रूट 2k बाय जी, ये आपको याद रखना है। फिर आता है टॉर्जनल पेंडुलम। अगर आप देखें तो लास्ट ईयर कंपटीशन में इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बने थे। टॉर्जनल पेंडुलम में एक रॉड है हमारे पास बेटा, इसके रॉड के साथ एक यहाँ पर कोई एलिमेंट, ये डिस्क हो सकता है, ये एलिमेंट हमारे पास डिस्क हो सकता है, इसकी जगह पर आप दूसरी रॉड लगा सकते हैं, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर लगा सकते हैं। जब आप उसे एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो उसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगी जो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगी, और इसका जो कोफिशिएंट है उसे हम कहते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। इसीलिए ये टॉर्जनल पेंडुलम इलास्टिसिटी में हम पढ़ते हैं, इस टॉर्जनल कांस्टेंट की वैल्यू पाई ईटा आर की पावर 4 2l। आर जो है यहाँ पर, ये आर जो है दिस इज रेडियस ऑफ कनेक्टिंग रॉड, जो हमारे पास कनेक्टिंग रॉड है उसका रेडियस है, इस रॉड का रेडियस है आर। ओके, बात समझ रहे हैं, ये लेंथ भी इसी रॉड की है। यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, ऑब्जेक्ट, जो हमने यहाँ पर क्या लिया है, डिस्क, इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आप लिखते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, फिर हमारे पास आती हैं लिसाजियस फिगर। इसमें है कि जब हम दो एसएचएम को ऐड करते हैं, जब एक पार्टिकल को दो एसएचएम मोशन सिमिलर टाइम पे प्रोवाइड करते हैं, बट वो दोनों एसएचएम जो हमने पहले किया था वो दोनों सेम डायरेक्शन में थे, बट ये दोनों परपेंडिकुलर है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग है तो दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग है। अब अगर इनमें फेज डिफरेंस फाई है तो जब आप इसको मैथमेटिकली अरेंज करते हैं तो कुछ ऐसी इक्वेशन आपके पास बनती है। अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है, आप इसे याद रख लें, नहीं तो इसके कुछ स्पेशल केस कब, जब इन दोनों में फेज डिफरेंस 0 और 2 पाई होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा।
ओके, 0 हो, 2 पाई हो, पाई हो, 3 पाई हो, तो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर हमारे पास बी और ए बराबर होंगे तो इन तीनों केसेस में ये सर्कल होगा। अदरवाइज अगर हम देखें तो आपको ये वाला केस याद रखना है, ये 2 पाई बाय 4 लिखा गया है, ये किसके बराबर है, सिंपली पाई बाय 2। ओके, तो पाई बाय 2 पे क्या बन रहा है, एलिप्स बन रहा है। ये क्या बन रहा है बेटा, एलिप्स बन रहा है। अगर ए और बी बराबर होते तो क्या बनता, सर्कल बनता। क्लियर है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर ऐसा ही हमारे पास और आता है कि जब हम दो एसएचएम बट दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, तो मैंने कहा था जो रिजल्टेंट है वो एसएचएम नहीं रहता, अगर वो सेम डायरेक्शन में होता तब भी। ये तो है ही परपेंडिकुलर, तो एसएचएम कहाँ होना था। जब हम डबल फ्रीक्वेंसी को सुपर इम्पोज कराते हैं तो कुछ इस टाइप से 8 शेप की कुछ डायग्राम्स बनती हैं, इसे हम बोलते हैं लिसाजिस फिगर। इसमें भी आपको याद रखना है 0, 2 पाई, पाई, 3 पाई के लिए क्या बनता है 8, पाई बाय 2 के लिए क्या बनता है, दोनों साइड पैराबोला, ओपन पैराबोला। गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर हमारे पास जो लास्ट पार्ट बचता है एसएचएम में, वो आता है डैम्प्ड ऑसिलेशन के ऊपर। इस डैम्प्ड ऑसिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात सिर्फ एम्पलीट्यूड है। जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। आपको याद होगा, आपने ये ग्राफ देखा होगा बेटा, कुछ इस तरीके का ग्राफ, जिसमें जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज करता है। अगर आप देखें तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। ओके, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो एनर्जी है वो भी हमारे पास एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, अगर हम देखें तो डिक्रीज कर रही है। ओके, तो ये हमें रिजल्ट याद रखना है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एक दो बार कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। फिर आता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। जब ऑसिलेशन डैम्प हो रही है तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है, जा उसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो ऑसिलेशन है, जब हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वो किसके बराबर होती है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। वो किसके बराबर होती है बेटा, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि एक फोर्स्ड ऑसिलेशन में एक पार्टिकल जब बॉडी किस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास ड्राइविंग फोर्स की होगी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वो ऑसिलेट करेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इसमें रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उस इंस्टेंट को हम कहते हैं रेजोनेंस। एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम, उस पोजीशन पे जब उस इंस्टेंट पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। अगर डैम्पिंग के साथ है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास, ये जो ऊपर लिखी गई है। अगर डैम्पिंग नहीं है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, रूट के बाय एम, सिर्फ यही वाला पार्ट होगा। जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इसके बराबर होगी तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो ये था हमारे पास बेटा क्विक रिवीजन, शॉर्ट नोट्स ऑफ एसएचएम। So thank you students for watching this video. If you like this video, then don't forget to like, subscribe and share.